ठीक है ना। एक पिवोट है हमारे पास में, एक रॉड है जो पिवोट से क्या हुआ है कि अटैच है। इस तरह से एक रॉड है हमारे पास में, थिन रॉड है, और थिन या थिक लिखवाया है, थिक रॉड है जो अटैच है इससे, और यहाँ पे एक तरफ से ये क्या है, स्ट्रिंग से अटैच है, और दूसरे तरफ कुछ इस तरह से अटैच है, दूसरे तरफ इस तरह से अटैच कर दिया गया है इसको। ठीक है ना। तो हमें बताया मास m है, लेंथ l है। क्या है इसका, मास m है, लेंथ l है। तो हमें बताना है देन फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पिवोट। पिवोट के ऊपर में कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये बताना है। देखो तो पहले समझो कि ये मास m होगा, तो इसका अगर मैं FBD बनाऊं, याद है पहले हम लोग FBD बनाते थे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। अच्छा, नीचे क्या लगने वाला है, mg लगने वाला है, और इधर क्या लगने वाला है, ऊपर की तरफ। देखो पिवोट जो होता है ना, पिवोट जो होता है वो दो तरह से फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाता है। या तो ऐसे लगा रहा होगा, या तो ऐसे लगा रहा होगा। अगर इसका नाम N2 दोगे तो इसका नाम क्या देना होगा, M1। या इधर की डायरेक्शन में तो ऊपर के डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से पिवोट है। तो इसके ऊपर में दो तरह के फोर्स हमने दिखा दिया, एक N1 और N2। हमेशा याद रखना, किसी भी हिंज पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट हो, हमेशा उस पे दो तरह के नॉर्मल लगते हैं। एक N1 होते हैं तो दूसरा क्या होते हैं, N2 होते हैं। दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ये बात को ध्यान में रखने का। यानी हिंज पॉइंट हो या पिवोट पॉइंट हो, समझ में आ रहा ना, PIVORT, पिवोट्स पॉइंट्स होता है ना। तो पिवोट्स पॉइंट के अंदर में क्या होता है कि किसी भी मतलब कि जिस पॉइंट पे, या तो हिंज पॉइंट होगा फिर भी उसके अंदर में नॉर्मल दो तरह के लगेंगे, या पिवोट पॉइंट होगा उस पर भी नॉर्मल दो तरह के लगेंगे। अब यहाँ से हमें नॉर्मल निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि सर N2 प्लस में टेंशन इज इक्वल टू mg होगा कि नहीं होगा। अब तुम में से कितना बोलना चाहता सर N1 के लिए तो कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स ही नहीं है, तो N1 0 के बराबर हो जाएगा N1। तो अब सोच के बताओ, टॉर्क अबाउट किसी भी पॉइंट का निकाल लो। टॉर्क अबाउट इसके निकालना चाहते हो क्या, टॉर्क अबाउट पिवोट पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क अबाउट पिवोट पॉइंट। तो इसका और इसका तो 0 हो जाएगा टॉर्क। अब ये बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो क्या नेट टॉर्क किसी के अबाउट निकालो 0 के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में है। इसके यहाँ से यहाँ तक का बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे, mg/L/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। डायरेक्शन चेक करोगे तो ये भीतर की तरफ। अच्छा, इसके लिए बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, माइनस लगा दे रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा कि नहीं, T/L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से mg/2 जो आया है किसकी वैल्यू आ गया है, टॉर्क का आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे ही mg/2 टॉर्क का आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू mg माइनस mg/2। यहाँ से हो जाएगा 2mg/2 ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, N2। जल्दी से कर लो फटाफट, फटाफट करो, इसके बाद क्या करते हैं यार, गर्मी लग रहा है। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं लिखवा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लेट इज हिंज्ड एज सो इन द फिगर एंड इज हेल्ड स्टेशनरी बाय मींस ऑफ अ लाइट थ्रेड एज सो इन द फिगर। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज पॉइंट। तो हमने अभी बताया है कि अगर ये किसी थ्रेड से है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, इसका टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, इसके mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि किसी भी हिंज पॉइंट से कोई भी लटकाया जाता है, तो हिंज पॉइंट उसके ऊपर में कितने फोर्स लगाते हैं, कोई बता सकता है क्या। एक इधर लगेगा तो एक क्या लगेगा, ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे N2 N1 लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी से लिखो। चलो N1 तो ऐसे ही 0 हो गया क्या, कि उसको कोई बैलेंस करने वाला ही नहीं है।
ठीक है। अब टॉर्क अबाउट अगर मैं ओ लिखूं, इसके अबाउट टॉर्क लिखूं, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं, तो सर इसका भी टॉर्क और इसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिख रहा है तुम लोग को? टॉर्क इसी सेम पॉइंट पे है तो टॉर्क अबाउट अगर ओ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सोचो, टी इंटू जीरो। हो गया कि नहीं हो गया? प्लस में क्या लिखेंगे? एम जी इंटू भी जीरो, और प्लस में क्या लिखेंगे? N2, और N2 में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कुछ होगा, साइड मान लेते हैं A है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N2 इंटू ए। लेकिन हमने बताया था कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो वहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होता है, तो इसका मतलब टॉर्क ये टी अबाउट ओ तो जीरो हो गया, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो N2 इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस जीरो तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब N2 ही क्या रहा होगा? यहाँ पे जीरो के बराबर रहा होगा। आया क्या समझ में? फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी करो। ये तो लग ही नहीं रहा है इसमें। हेलो एवरीवन, हो गया तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट फिर से निकालो। फाइंड द, हाँ इसको कर लो। इसके बाद लिखो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज पॉइंट। 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 एक्सर्टेड बाय द हिंज पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है r/2, और ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा भीतर हो गया है, बट ये डिस्टेंस r पे लग रहा है। जल्दी से करके बताओ फटाफट, जल्दी करो इस क्वेश्चन को ताकि हम आगे बढ़े। बहुत तो नहीं है, हमें पता है। दिमाग है क्या? तो हम क्या करेंगे? दिमाग अगर है तो क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे बोलो, ऊपर क्या दिखाने वाले हैं? टेंशन। इधर क्या? एक नॉर्मल फोर्स N1 इधर लग रहा होगा, तो इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और इसके सेंटर से नीचे क्या लगता है? mg। हम लोग क्या लिखेंगे? N2 प्लस में T बराबर mg लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखो N1 फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि उसको, चलो अब टॉर्क अबाउट अगर मेरे से कोई बोले टॉर्क अबाउट ओ लिखने के लिए, मतलब सेंटर लिखने के लिए टॉर्क अबाउट, तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे? टेंशन वाले के लिए r/2 इंटू या t इंटू r/2 ऊपर की तरफ, यहां से ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ। और दूसरा ये टॉर्क अबाउट जीरो क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अरे हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अब दूसरा वाला बताओ जल्दी से, क्या? N2 इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि वहां से N2 जो है इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, और इसके कारण किधर हो जाएगा? भीतर। दोनों में अपोजिट साइन आएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो T इंटू r/2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 इंटू आर। यहाँ से r कट जाएगा, तो T बराबर 2N2। आया है कि नहीं आ जाएगा? हमें तो एग्जैक्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे? N2 प्लस में 2N2 बराबर में क्या लिखेंगे? mg। 3N2 बराबर में mg, तो N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? mg/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट लिखो, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। तुम्हारी इच्छा है, ले सकते तो ले लो। जल्दी करो, इसके बाद में हो गया।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर लिखते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास में, लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क कॉमा MOI एंड अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। फटाफट करो, आगे चल करके बात करते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के, तो रिजिड बॉडी क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट से क्या होगा कि अगर मान लो इस रिजिड बॉडी को हमने क्या दे दिया, एक अल्फा दे दिया है, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये एक क्रॉस पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे इसको हमने किसी चीज से किल लगा दिया है। अब सोचो, इस पे हर वो पॉइंट पे इसका जो होगा एक अलग तरीके से रोटेट करेगा। ये वाला पॉइंट जो होगा R1 डिस्टेंस पे, इस पे अलग तरीके से रोटेट करेगा, और यहाँ पे मान लो R2 डिस्टेंस पे होगा तो ये भी क्या होगा, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब तुम में से कितना लोग बताना चाहते हैं कि सर अगर ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा होगा, तो हम कहेंगे सर इसके लिए अब हर पॉइंट के लिए डिफरेंट क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्या कराता है कि बॉडी के क्या होता है, अल्फा देने पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो मूव कराता है बॉडी को। तो यहाँ पे 80 लग रहा होगा, मान लेते 81, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 82 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अब तुम बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्या यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अगर मैं बोलूँ इसका मास M1 है, इसका मास कितना है M1, सबका मास उस दे देते हैं, और इस पार्टिकल का मास M2 है, तो बोलो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा Ft, जो किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका मास हमने कितना M1 लिया है और T1 लिया है, तो T1 डाल देंगे, होगा कि नहीं होगा। अब तुमसे पूछे कि टॉर्क लिखो, अगर मेरे से पूछे कि टॉर्क फॉर द फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखने के लिए, तो टॉर्क फॉर द फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस क्या हो जाएगा, Ft फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, T1 इज इक्वल टू, सीधा लिख दू R1 इंटू M1 इंटू AT लिख दूं क्या। अब तो तुमने पढ़ा होगा कि AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा इंटू R के बराबर होता है, याद है क्या, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू R होता है। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं R1 M1 इंटू में, यहाँ लिख सकते हैं, अल्फा तो सबके लिए सेम है लेकिन डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, बोलो ना। यहाँ से तुम क्या मिलेगा तुमको, M1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, M1 R1 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर आई टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, सीधा I1 इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये टॉर्क कौन सा है, T1 टॉर्क। इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट पे अगर T2 टॉर्क निकालना हो तो सीधा क्या लिख देंगे हम लोग, सर I2 इंटू अल्फा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें टॉर्क का कोई रिलेशन बताए तो जनरल फॉर्म में टॉर्क का रिलेशन क्या होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका क्या निकालने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, और उसके बाद में उस बॉडी का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो क्या पुट कर देने का, तो क्या हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दिस इज द आवर आंसर, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, और इधर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इधर क्या हो गया बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन। तुमसे पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल के बीच में एक रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एंगुलर, और इसके बीच में एक डिस्टेंस है। जल्दी से बना लो ये फटाफट, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया। अब देखो दो तरीके से इसको, टॉर्क का इक्वेशन को दो तरीके से हम लोग समझते हैं कि अगर किसी हिंज पॉइंट के लिए टॉर्क लिखना है तो टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट हम लोग लिखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट इनटू में अल्फा लिखेंगे। अगर मुझे सेंटर COM के अबाउट टॉर्क लिखना है, किसके अबाउट लिखना है, COM के, तो इधर क्या लिखेंगे, ICOM इनटू में अल्फा लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमें जिसके अबाउट बोले तो उसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे लिखेंगे, या टॉर्क दिया रहेगा तो टॉर्क से लिखेंगे। बात समझ में आया क्या? तो जल्दी से लिख लो। अगर टॉर्क अबाउट सेंटर निकालना हो, COM निकालना हो तो ICOM इंटू अल्फा, और टॉर्क अबाउट हिंज निकालना हो तो I हिंज इंटू में अल्फा हो जाता है। जल्दी करो फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। ये दो लाइन लिखने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा तुम लोग। लिखो, above equation only valid for, above equation only valid for, above equation only valid for, above equation only valid for rigid body, above equation only valid for rigid body, rigid body. If rotating tank of water, if rotating tank of water, if rotating tank of water or angular acceleration alpha is different, if rotating tank of water or angular acceleration alpha, angular acceleration alpha is different, alpha is different, then not valid, then not valid। अगर मान लेते हैं कि कोई भी रोटेटिंग टैंक होता है ना, वाटर से भरा हुआ कोई टैंक है, रोटेट कर रहा है, तो हर जगह पानी ऐसा तो नहीं है कि ऐसे रोटेट करेगा, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। या अल्फा की वैल्यू अगर चेंज हो रहा, अभी अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स वाइज वी आर टेकिंग दिस फार्मूलाज, अदरवाइज वी कैंट वी टेक द येस ऑल फार्मूलाज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सम ऑफ torque, the sum of torque in the above equation, the sum of torque in the above equation include only the torques of the external force, include only the torques of the external force, include only the torque of the external force, because all the internal force added to zero, all the internal force added to zero, because all the internal force added to zero। इसका मतलब समझ में आया क्या? देखो बच्चा समझो, इधर मैंने क्या बोला कि ये, अच्छा तुम लोग को याद है ना ये ICOM कैसे निकालते थे, याद है तुम लोगों को? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया COM के बाद कैसे निकालते हैं, हिंज पॉइंट के कैसे निकालते हैं, सब पता है ना? तो ये सारे जो प्रूफ भी करवा रखे हैं बहुत सारे, उसके देखना तुम। अब हमें क्या करने का है कि ये टॉर्क, ये इक्वेशन जो है तभी वैलिड है जब अल्फा पहले क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, या बॉडी के अंदर में एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही केवल टॉर्क लेना है, इंटरनल फोर्स के कारण टॉर्क नहीं लेना है, क्योंकि इंटरनल फोर्स के कारण टॉर्क ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आपस में ही कैंसिल आउट होकर करके जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और बात करेंगे आगे की। लिखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, a uniform rod of mass m,
A uniform rod of mass m and length l. A uniform rod of mass m and length l. And length l can rotate in the vertical plane. Can rotate in the vertical plane. Can rotate in the vertical plane. Vertical plane about a smooth horizontal axis. About a smooth horizontal axis. About a smooth horizontal axis. Hinged at a point H. Hinged, H-I-N-G-E-D. Hinged at point H. Hinged at point H. First लिखो, find the angular acceleration. Find the angular acceleration alpha. Find the angular acceleration alpha of the rod. Find the angular acceleration alpha of the rod. Find the angular acceleration alpha of the rod just after it released from the just after it released from the initial horizontal position. Initial horizontal position from rest. Initial horizontal position from rest. ठीक है ना। कहता है कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट रिलीज फ्रॉम द इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम द रेस्ट। सेकेंड बोलता है इसी के अंदर में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिख लेना टेंजेंशियल एंड रेडियल। ब्रैकेट में लिख लेना टेंजेंशियल एंड रेडियल। ब्रैकेट में लिख लेना टेंजेंशियल एंड रेडियल। ब्रैकेट में लिख लेना टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ पॉइंट ए। ऑफ पॉइंट ए। टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट। ये है एच पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है और इसका लेंथ जो है ये एल है हमारे लिए। इसका लेंथ जो है एल है और मास इसका कितना है एम है और इसको जस्ट रिलीज कर दिया गया है ऐसा बोला गया। तो तुम सोचो एक रॉड है, ऐसे रॉड रखो फिक्स कर रखे हैं और यहाँ के बाद में इसको ऐसे छोड़ देंगे तो क्या ऐसे रोटेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। इसका मतलब इस रॉड को जब ऐसे छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट के अबाउट तो फिक्स है बट क्या ऐसे रोटेट करेगा। ऐसे रोटेट करेगा तो क्या अल्फा आएगा कुछ ना कुछ। तो अगर इसका अल्फा आएगा, मान लेते हैं कि कुछ अल्फा आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो हमने क्या बताया था कि जब ये फिक्स रहे हिंज पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क लिखो हिंज पॉइंट के अबाउट में। तो क्या लिखोगे आई हिंज पॉइंट के अबाउट इनटू अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा, किसी रॉड का एक पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट में अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या बोलोगे, कोई बता सकता है क्या। एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अब सोचो ये हिंज पॉइंट के थ्रू तो टॉर्क लिख दिया तुमने। अच्छा, ये टॉर्क किसके बराबर होगा, कौन टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है तो कौन टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा होगा इस सिस्टम को, कोई बता सकता है। तो सर ये खुद अपने मास के कारण नीचे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, mg L/2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। mg L/2 क्यों लिख रहा है समझ में आ रहा है। इस mg के कारण भी तो यहाँ पे टॉर्क होगा। अच्छा, तुम ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो मैं और तरीके से लिखवा देता हूँ, समझ में आ रहा है कि फिर से बताऊं। टॉर्क हमें हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो mg के कारण जो टॉर्क होगा वो बताओ जल्दी से क्या होगा। तो mg L/2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब हमें सर ये तो पता है लेकिन क्या आई हिंज के अबाउट भी हमें पता है ना, ml² बाई 3। तो
तो यहां से तुम सही से देखोगे, एल से एल कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो 3g में 2 इंटू एल ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, अल्फा। नहीं आया समझ में, ये हमारा अल्फा आ गया। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका, क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये भी आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अच्छा, अबाउट ए पॉइंट पूछा है, सेकेंड वाले में क्या पूछा है, अबाउट ए पॉइंट पूछा है, तो बोलो ए पॉइंट के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, तो सोच के बताओ जल्दी से। AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, लेकिन ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एल, तो यही लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अल्फा की वैल्यू अभी तुमने निकाल लिया ना, 3g में 2l इंटू एल, एल से एल कट गया तो 80 कितना आ गया तेरे पास में, 3g/2 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा तुम सोचो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, सेंटर AC क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। अरे क्यों, क्योंकि AC जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है, क्या यहाँ पे ओमेगा का कोई बात करा ही नहीं है ना भाई, अरे नहीं आया समझ में। तो यानी कि AC 0 हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन बोलो जल्दी से किसके बराबर हो जाएगा, तो सर 80 के बराबर ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3g/2। कुछ समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, आज बहुत पढ़ने वाले हैं। फाइंड द, इसको लिखो और इसके बाद लिखो इसके अंदर में, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्लेस एट अ स्मूथ सरफेस, प्लेस एट अ स्मूथ सरफेस, प्लेस एट अ स्मूथ सरफेस। तो अभी तुम देखोगे तो सेंटर पे लग रहा है ना इसके फोर्स, और जब भी कोई बॉडी के ऊपर में सेंटर पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन तो F/m ही होता है ना, याद है तुम लोगों को, 12/3 यानी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा तुम सोचो अल्फा की वैल्यू, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगा ना, सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स अल्फा कितना हो जाएगा इसका, 0। फटाफट करो, लिख लेना पॉइंट बना करके कि इफ फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर बॉडी विल नॉट रोटेट। If force is applied at center, then body will not rotate. अब देखो मेरे को ये मत बोल देना कि फर्जी इंसान है रोहन भाई, देखो हमने वादा किया था कि क्लास ले रहे हैं तो ले रहे हैं, हाँ, तो इसमें कोई भी घोषित मत कर देना। लिखो इस क्वेश्चन को और लिखो इसके अंदर में, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड अल्फा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड अल्फा, फटाफट करो, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड अल्फा, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड अल्फा, जल्दी से निकालो तब समझेंगे कि तुमको आ रहा है। इसके लिए तो सर सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए तो सीधा है ना, मास m है, लेंथ l है, सर बताओ एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स बाई मास लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, फोर्स बाई m, तो फोर्स तो F लग रहा है, अब बाई में m, यही एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, अरे ये तो आ गया ना। अच्छा ये एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वही COM का उसका आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन जब आ गया तब क्या करोगे, आगे की कहानी बोलो जल्दी से। अब सर हमें अल्फा निकालने का है, तो अल्फा कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से अल्फा कैसे निकालेंगे, तो सर इस पॉइंट के थ्रू COM यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो सर COM के थ्रू निकाल लेते हैं ना अल्फा। तो सोचो COM के थ्रू लिखोगे तो टॉर्क अबाउट द COM, तो क्या लिखोगे, ICOM इंटू अल्फा लिखोगे कि नहीं। अच्छा टॉर्क के अबाउट COM तो क्या लिखोगे, F इंटू L/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, ऐसे ऐसे भीतर की तरफ, तो दूसरा वाला बोलो I कितना होगा COM के थ्रू बताओ जल्दी से, ml²/12 इंटू अल्फा होगा कि नहीं होगा, 4 3 जा, बोलो जल्दी से कितना आ गया, 3F/m
इज m इंटू एल, इज द अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, अल्फा भी निकाल लेंगे, जैसे वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर में उस तरह से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? फटाफट करो। इसी में एक और टॉपिक लेते हैं पहले। अच्छा, अगर हमें इसी में कुछ कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, बताएं। ठीक है, देखो इधर, अगर मेरे को सुना अगर ACOM दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का, क्या दिया हुआ है? ACOM। अब समझो, पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अगर ACOM किसी का दिया हुआ, जैसे ये ACOM मिल गया, इसका हर पार्टिकल का ACOM निकाल रहे हैं ना अभी हम लोग, तो ACOM मिल गया। अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू आर के बराबर होता है कि नहीं होता है? आर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पे है, उसके अनुसार रखते हैं। तो तुम सोचो, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं और पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सोचो इस पॉइंट पे ACOM तो आगे ही लगने वाला है, अभी भी ACOM तो आगे ही लगने वाला है ना, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली आगे रोटेट कर रहा है, तो ACM तो हमेशा डायरेक्शन आगे में है। लेकिन क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना बच्चा, वो इस जगह पे किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लेकिन अगर तुम हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, अगर इस पॉइंट पे चेक करोगे तो किधर की तरफ होगा? ACOM, और प्लस में इसको कौन सपोर्ट कर रहा होगा? अल्फा इंटू आर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी बंदे ने ओमेगा दे देता तो फिर ओमेगा का भी सपोर्ट मिलता उसका, इसके ऊपर मिलता कि नहीं मिलता? तो आगे चल करके प्योर रोलिंग में ये सारे केस करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? तो एक ही पॉसिबल है एक्सेलरेशन जीरो होने का, ACOM के बराबर में कौन हो जाए? अल्फा इंटू आर हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। अदरवाइज कोई पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ से x जगह पे, x या r डिस्टेंस पे ये पॉसिबिलिटी है कि ACOM जीरो होगा। तो ये लिखना है कि बोलो, अगर मतलब कि ACOM नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि अगर इस रॉड का एक्सेलरेशन कहीं पे जीरो होना है तो वो पॉइंट इधर ही कहीं होने वाला है जहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि ACOM हमेशा आगे लग रहा है और अल्फा इंटू आर क्या लग रहा है? हमेशा पीछे लग रहा है। फिर से समझा दूं, फिर से बता देता हूं कि कोई भी बॉडी जो है ना, अगर रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, सपोज करो ACOM से मूव कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो जब ये बॉडी अल्फा से रोटेट करता है तो हर जगह अल्फा की डायरेक्शन क्या है ना, कि इस तरह से क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? याद है तुमको? अगर ये रोटेट कर रहा है तो अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता था हमारे कंसेप्ट के अंदर में, वो होता था अल्फा इंटू में आर डिस्टेंस होता था। क्या होता था? अल्फा इंटू में आर डिस्टेंस होता था। अब देखो, सोच के बताओ कि यहां से x डिस्टेंस पे अल्फा की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ और होगा, यहां से y डिस्टेंस पे कुछ और होगा कि नहीं होगा? हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब पार्टिकल्स ऐसे रोटेट करना चाहता है तो x डिस्टेंस पे अगर तुमसे पूछे AT की वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलोगे? अल्फा इंटू एक्स बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन एक चीज क्या ध्यान में रखने का होता है कि ACOM जो होता है ना, वो हमेशा क्या लगता है? जिधर उसका डायरेक्शन फिक्स है उधर ही लगता है, क्योंकि ACOM तब आता है जब नेट फोर्स अपॉन में मास करते हैं, तब आता है। तो नेट फोर्स जिधर ज्यादा होगा उधर ही तो आएगा। अरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में बताए थे ना, 30 न्यूटन लग रहा है, एक तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, तो नेट 10 न्यूटन आता है। वो जिधर की तरफ होता है ज्यादा, उधर की तरफ ही बॉडी मूव करने की कोशिश करता है, तो ACOM होगा। बट अगर यही बात हम अगर यहाँ के लिए करें तो ACOM तो इसका था ही था, बट यहाँ पे ऐसे जब बॉडी रोटेट करा तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया? इसको सपोर्ट कर 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 करके दोनों जो है अल्फा इंटू y जो है ये क्या हो गया? सपोर्ट किया और बॉडी को मूव करा दिया। बार बार ऐसा ही होता है बॉडी के अंदर में, यही बात को बार बार बोलना चाह रहा था। तो बोलो कोई एक ऐसा, ये भी यहाँ पे भी मैं यही समझाना चाह रहा था कि कोई एक ऐसा तो होगा ना जगह जहां पे ACOM की कुछ वैल्यू होगी और वही वैल्यू अल्फा इंटू एक्स की भी वैल्यू होगी। अगर ऐसा कोई जगह मिल जाता है तो उस जगह पे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है कि नहीं? अरे नहीं है समझ में? अगर वो जगह मिल जाता है, जैसे ये दोनों का इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड,
तो क्या उस जगह पे वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन क्या हर जगह पे मिलेगा या कोई एक यूनिक जगह होगा? जल्दी करो फिर आगे बताते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समझाते हैं। ये वाला तो तुमको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो वो लास्ट वाला समझ में आया क्या? इसको इरेज कर देते हैं ना। फटाफट करो। देखो ये क्वेश्चन है, अभी हमने टॉपिक पढ़ाया है तो उस टॉपिक के अनुसार इसको करना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन के अंदर में एक पी पॉइंट है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, मास 3 kg है, लेंथ 12 मीटर है, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि ACOM निकालो पहले तो हाउ टू वी फाइंड द ACOM? तो ACOM के लिए तो नेट फोर्स देखते हैं। तो ACOM कितना हो जाएगा सर? 12/3। क्यों किए 12/3? समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया है? अरे झूठ बोलने का तो आदत बना लियो ना तुम लोग। अरे नेट फोर्स बाई में मास, नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर में देखो ना। अरे है ना? अच्छा मास कितना है तेरे पास में? 3 kg है ना? नहीं चमका। अरे आया क्या? सेकेंड बोला अल्फा निकालने के लिए, तो अल्फा अबाउट COM निकाल लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट COM लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉर्क अबाउट COM। तो क्या लिखते हैं? I अबाउट COM इंटू अल्फा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब तो सोचो कि टॉर्क अबाउट COM, तो कितने फोर्स लग रहे हैं भाई? एक ही तो फोर्स लग रहे हैं। और ये कितने डिस्टेंस पे? लेंथ 12 है, L/2, अरे गलत हो गया, L/4 है बच्चा, ये L/4 है, ये ध्यान में रखना। L/4 है तो कितना हो जाएगा? 12/4। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 मीटर। जब ये 3 मीटर है तो सेंटर से भी ये कितने मीटर डिस्टेंस पे है? बोलो 3 मीटर पे। तो फोर्स कैसे लिखते हैं? R इंटू F। तो R कितना है? 3 और F कितना है? 12। और डायरेक्शन की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे अभी, तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या 3 इंटू 12 लिखो या 12 इंटू 3। अच्छा ICOM के अबाउट तो क्या लिखेंगे? ML² बाई में 12 इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 36। मास कितना है? 3 kg। लेंथ कितना है? 12 मल्टीप्लाई 12 बाई में कितना लिखेंगे? 12। देखो यहां से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहां से अल्फा की वैल्यू कितना आया तेरे पास में? 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अच्छा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि एक्सेलरेशन कहां पे 0 होगा? जब अल्फा पता चल गया तो सोच के बताओ बॉडी किधर की तरफ कैसे जा रहा होगा? ACOM से ऐसे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? और ये कितना तेरा आया है? 4 मीटर पर। अब ये रोटेट, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ही रोटेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो एक यहां से x ऐसा जगह होगा, समझने की कोशिश करो नहीं तो नहीं आएगा। x एक ऐसा जगह होगा जहां पे ACOM इधर लग रहा होगा और अल्फा किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? अल्फा इंटू x इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा हो? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा? तो बोलो क्या लिखोगे? अल्फा इंटू x बराबर क्या लिखोगे? ACOM लिखोगे क्या? तो 4। अल्फा की जगह पे कितना लिखोगे? 1 इंटू में x। तो यहां से तुम्हारे पास में 1 इंटू में x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 मीटर। यानी कि सेंटर से 4 मीटर नीचे बोलेंगे, ऊपर नहीं। ऊपर प्लस होगा ना, बोला अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट समझाया ना। सेंटर से 4 मीटर नीचे क्या होता है? बोलो जल्दी से। एक्सेलरेशन में भी कि 0 हो जाएगा। जल्दी से करो फटाफट, आगे टॉपिक लेते हैं। जल्दी जल्दी करो बच्चा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट। सबसे पहले ACOM निकाल। ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले ACOM निकालने का, फिर अल्फा निकालने का, फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हैज अ 0 एक्सेलरेशन, फिर निकालना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दीज आर द 4 थिंग्स वी हैव नीड टू फाइंड। अच्छा ACOM कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है क्या? क्या होगा? 24 - 12 बाई में
3, कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं आया तुम लोग को, आया क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट, किधर की तरफ बॉडी मूव करने की कोशिश करेगा, अल्फा किधर जनरेट होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अगर ACOM तेरे को पता है तो अल्फा इस बार इधर की तरफ जनरेट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब अल्फा कैसे निकालते हैं, क्या टॉर्क निकाल ले सेंटर के अबाउट में? तो सेंटर के अबाउट में टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क अबाउट द सेंटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, ICOM इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा तुम सोच के देखो 12 न्यूटन वाले के लिए टॉर्क कैसे होगा, ऐसे भीतर की तरफ, यानी 6 × 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यानी कि 6 × 12 हो गया एक का। अब बीच में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा वो डिपेंड करेगा दूसरा वाला किधर की डायरेक्शन में। तो देखो इधर नीचे और फिर से ऐसे रोटेट किए, ये भी भीतर की तरफ ही आया है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा दोनों। तो 24 इंटू में कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे। ICOM कितना होता है, ml² इंटू अल्फा होता है कि नहीं होता है? 72 प्लस में इधर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 72 ही हो जाएगा क्या ये भी? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास कितना है, 3 kg है कि 4 kg है? 3 kg। लेंथ कितना है 12, लेंथ कितना है 12 बाई में 12 इंटू में अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया 4 7 × 14 144 इज इक्वल टू 3 इंटू में 12 इंटू में अल्फा, 12 से इसको काटेंगे 12, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया तेरे पास में 4 रेडियन पर सेकेंड। हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब अल्फा भी आ गया और ACOM भी आ गया तो वेयर द पॉइंट विल बी एक्सेलरेशन 0, कहां पे ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक्सेलरेशन में भी कि 0 हो सकता है, कोई बता सकता है? अल्फा। तो अब सोचेंगे सर ACOM इधर है तो इस पॉइंट पे तो हमेशा अल्फा जुड़ेगा, अल्फा इंटू आर, अल्फा ACOM जुड़ेगा, इसका मतलब ऊपर कोई पॉइंट होगा x डिस्टेंस पे जहां पे अल्फा इंटू आर इधर होगा और ACOM जो होगा वो इस साइड होगा कि नहीं होगा? तो अब सोचो अल्फा इंटू आर के जगह पे ये अल्फा इंटू क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो अल्फा इंटू एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू ACOM करेंगे कि नहीं करेंगे? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, कोई बता सकता है? 4/4, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में 1 मीटर ऊपर जाने पे अल्फा की वैल्यू एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सिस्टम का 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। सब जगह एक्सेलरेशन 0 है क्या? नहीं है। बहुत अच्छा, जल्दी से करो। जल्दी से करो फटाफट। हो गया क्या? चलो देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोला है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो बोला है ना, तो हमें क्या करना चाहिए जानता है कि हमें पता ही नहीं है, समझो पहले हमें पता ही नहीं है कि वो फोर्स, देखो 24 न्यूटन इधर लग रहा है और 12 न्यूटन इधर, इसका मतलब एक्स्ट्रा मतलब कि नेट करोगे तो कितना आएगा 12 न्यूटन। अब वो 12 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कहां पे लग रहा है वी हैव नो आइडिया। अरे वी हैव नो आइडिया, तो हम सेंटर से मान लेंगे कहीं x डिस्टेंस पे नीचे होगा या ऊपर होगा, अगर सही आएगा तो कहेंगे नीचे होगा, नहीं सही आएगा तो ऊपर होगा, देखेंगे वो x डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स इनटू में x कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अच्छा सेंटर से लिए हैं तो क्या लिखेंगे, ml²/12 इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कितना फोर्स तेरा बच रहा है 12 न्यूटन, अरे 24 में से 12 जाएगा तो 12 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास 3 kg 12 × 12 बाई में 12 इंटू में अल्फा। इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अच्छा x बराबर कितना आया 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है, कितना मीटर आ गया
क्या हमारे पास में x की वैल्यू सेंटर से 12 मीटर इधर या 12 मीटर उधर पॉसिबल है क्या? अरे सेंटर से तो 6 मीटर नीचे जा सकता है, 6 मीटर ऊपर जा सकता है ना। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये जो निकाले हो ये नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब तुम किसी एक पॉइंट से निकालना पड़ेगा। हमने एक सेंटर से निकाल के बता दिया, पॉइंट वाला पहले से निकाल के बता रखे किसी एक की जगह से निकालने का। तो फटाफट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।